चलिए भाई साहब, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि एक छोटा सा ही टॉपिक है। तो इसमें आज ज़्यादा वक्त हमें बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। नाम क्या है? इम्प्लाइड वाली वारंटीज। सो इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में बात करी थी, पूरे डिटेल में अच्छे तरीके से हमने बात की थी। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि सर कौन से केसेस में पहले से इम्प्लाइड है कि यार एटलीस्ट इतना तो भी बोले आपका जो कस्टमर रहेगा उसको मिलना चाहिए। राइट, मतलब सीधी सीधी बात है कि सामने वाला बंदा जिसका नाम था ए और आप जिसका नाम क्या है बी, सामने वाले बंदे ने आपको पैसा जो है वो पूरे का पूरा दे दिया। आपसे पूछा कि भाई साहब ये वाली चीज से कितना पैसा लगेगा, आपने कहा 500 रुपये, उसने आपको 500 रुपये दे दिया। अब इसके बाद में सामने वाला जो बंदा रहेगा आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करेगा, जो कि सेल होने के बाद में ओनरशिप सामने वाले बंदे के पास में आने के बाद में उसको प्रॉब्लम जो है वो होनी नहीं चाहिए। गॉट द पॉइंट सर? कौन सी वाली चीज है? सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है, नाम क्या है? क्वाइट पोजीशन। सर क्वाइट का मतलब शांति से। सर बोले आपने कंडीशन क्या दी थी कि 500 रुपये पे करना है, क्या मैंने आपको 500 रुपये पे कर दिया? बोले हाँ सर 500 रुपये पे कर दिया। अब 500 रुपये पे करने के बाद में क्या आप कोई फर्दर कंडीशन डाल सकते हो? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। या फिर आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया है, लेकिन आपका कोई भाई है या आपके परिवार वाले हैं वो इस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते थे, आपका अधिकार था, लेकिन आपके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आप वो प्रॉपर्टी को बेचो। ये आपका लुकआउट है भाई साहब, आप लोग आपस में देखिए, मैं उसका क्या करूं। एक एग्जाम्पल, शायद आपने बहुत कॉमन वाला एग्जाम्पल है जो कि देखा होगा मार्केट में, कि सर नॉट मार्केट में, सॉरी, मूवीज के अंदर। सब बोले एक ना ए नाम का बंदा होता है जिसका एक गरीब परिवार होता है, उसकी एक बीवी होती है, एक उसकी बेटी होती है। बीवी का नाम बी और बेटी का नाम सी। ठीक है, इनके पास में एक गोट रहती है, एक बकरी जो है वो होती है, जिससे कि ये बच्ची जो है ना वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। उस बकरी को ये बच्ची जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, मतलब लगा लो उसके साथ में खाना पीना सोना सब उसके साथ में रहता है। ठीक है, अब ऐसे केस में गरीब परिवार है, कभी ऐसा काम आ जाता है कि ए को पैसे की सख्त जरूरत होती है, तो ए नाम का जो बंदा है वो डी के पास में जाता है और डी को कहता है कि क्या आप पैसा उधार दोगे क्या? डी ने कहा कि पैसा तो मैं आपको उधार दे दूंगा या फिर मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन पॉइंट क्या है कि तुम्हारे पास में जो ये बकरी है ना, ये बकरी बोले तुम क्या कर दो, मुझे बेच दो। ठीक है, अब ए नाम का बंदा, ध्यान से सुनिएगा, मालिक कौन है? मालिक है ए, सी मालिक नहीं है भैया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे परिवार के अंदर कोई डॉग वगैरह होगा तो मेरे परिवार वालों का इमोशनल अटैचमेंट जो है वो वहां पे हो सकता है। ठीक है, सामने वाले ने आपसे कहा कि कितना पैसा लगेगा, आपने कहा 500 रुपया, ए ने कहा 500 रुपया, दे दिया 500 रुपए, तो अब ये बकरी के ऊपर अधिकार किसका आ जाएगा? मिस्टर डी का आ जाएगा। लेकिन ये बेटी ने कहा कि नहीं ना सर, मत लेके जाओ प्लीज, मेरे इसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट वगैरह है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या ऐसा वहां पे बोला जा सकता है क्या? आंसर विल बी नो सर, ऐसा बोला नहीं जा सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। तो क्या बोलता है? वारंटी एज टू द क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल अनलेस देयर आर इंटेंशन टू द कॉन्ट्रेरी there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए नाम का बंदा है, परचेज द सेकेंड हैंड टाइप राइटर। क्या परचेज किया उसने? सेकेंड हैंड टाइप राइटर परचेज किया। किससे लिया? मिस्टर बी से लिया। नाउ ए यूज्ड इट फॉर सम टाइम एंड ऑल्सो स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर। ठीक भी करवा लिया बेचारे ने, सब कुछ हो गया। ठीक है, the typewriter turned out to be stolen one and as such A had to return it to the true owner. A को क्या करना पड़ा? वो वापस से देना पड़े किसी और को। ठीक है, it was held that A could recover the damages from B amounting to the price paid and even the cost of repair. दोनों चीजें जो है वो मांगने की बात यहाँ पे करी जा सकती है। अपने वाले एग्जाम्पल में सब अगर C की वजह से वो बकरी को नहीं लेके जा पाता है तो कम से कम वो अपना 500 रुपये क्या करेगा? वो वापस मांगेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, सर बकरी को बोले वो क्या करता, कोई जो छोटा हाथी वगैरह होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, उस पे लेके जाता। अब उसका ऑलरेडी डी नाम का जो बंदा है वो एक ट्रक को किराए पे करके ला चुका था। ट्रक मतलब जो छोटा ट्रक रहता है वो वाला, ऑटो लगा लीजिए। ठीक है, एक ऑटो को किराए पे करके लाया था, जिसको बोला गया कि मैं तेरे को 50 रुपए दे दूंगा और ये बकरी जो है तू मेरे घर तक पहुंचा दे। राइट, तो अब ये 50 रुपए जो है वो भी किसको देना पड़ेगा? मिस्टर ए को देना पड़ेगा। यानी कि जो 500 रुपए है ये भी वापस करना पड़ेगा और जो 50 रुपए है ये भी देना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि बकरी को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ये समझ में आए? और या फिर ये सब नाटक रखो ही मत, बोले लेके जाने दो मुझे बकरी को।
इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। दूसरा पॉइंट, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम द चार्जेस और एनकम्बरेंसेस। सर ध्यान से, ये चीज कई बार बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बोले आप ऑलरेडी किसी और के पास में प्लेज कर चुके हो, ऑलरेडी किसी और के पास में क्या कर चुके हो, मॉर्गेज कर चुके हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बोले फॉर एग्जाम्पल ए नाम का एक बंदा है जिसके पास में एक कार है, बोले ठीक है, मिस्टर ए नाम के बंदे को पैसा उधार चाहिए था, तो ए नाम का जो बंदा है वो जाता है बी के पास में और बी से कहता है कि क्या आप मुझे 40,000 रुपए का उधार दे सकते हो क्या? बी ने कहा हाँ दे तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी कार जो है मेरे पास में क्या करनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। सर यहां पे गिरवी रखने का मतलब क्या है? प्लेज क्रिएट करना। आप अगर चाहो तो इसको क्या नाम दे सकते हो, चार्ज क्रिएट करना। सर चार्ज का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ लगा लो इंटरेस्ट क्रिएट करना। ए नाम के बंदे ने बी नाम की प्रॉपर्टी पे क्या कर दिया, चार्ज जो है वो सिंपल तरीके से क्रिएट कर दिया, किसके नाम का, बी के नाम का। ठीक है, ये कब हुआ सर? ये हुआ बोले 13 अगस्त को। 13 अगस्त को ऐसा काम जो है वो किया गया और क्या कहा गया कि सर एक महीने के बाद में, यानी कि लगा लीजिए आप 12 अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर। 12 सितंबर को पूरा का पूरा पैसा जो है वो बोले मैं आपको वापस कर दूंगा और मेरी कार जो है वो बोले मैं अनएनकम्बर करवा लूंगा। मतलब एनकम्बर करवाने का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, और अनएनकम्बर करवाने का मतलब क्या होता है, फ्री करना। लेकिन साथ में ए ने क्या बोला कि सर ये जो कार है ना, इसको बोले मैं ओला कैब में चलाता हूं, ड्राइवर मैं खुद ही हूं, बोले मैं खुद ही चलाता हूं। अगर ये जो कार है ये मैंने आपको दे दी तो मैं ड्राइव कैसे करूंगा? अगर मैं ड्राइव नहीं करूंगा तो फिर ऐसे केस में मैं आपका पैसा चुकता कैसे करूंगा? जब पैसा मैं कमा ही नहीं पाऊंगा तो आपको पैसा मैं वापस दूंगा कहां से, बोले राइट। तो ए जो है उस कार को अपने पास में रखता भी है और बी नाम का जो बंदा है, बी नाम का जो बंदा है राइट, उस बंदे से पैसा जो है वो ले लिया। अब हुआ क्या, एक ऐसा दिन आया, कब, 12 सितंबर के पहले। ठीक है, 12 सितंबर के पहले एक ऐसा दिन आया जब ए नाम के बंदे को 50,000 रुपए की और जरूरत पड़ गई इमीडिएटली। वो गया किसी सी नाम के बंदे के पास में, ठीक है, और सी को जाके कहा कि सर अगर आप मुझे 50,000 रुपए देते हैं तो मेरी जो ये कार है ना, इस कार को बोले मैं आपके पास बेच दूंगा, ये कार को मैं आपके पास में क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। अब सी नाम का बंदा बोलेगा भाई साहब आप इस कार के मालिक तो है ना? हाँ 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 मैं ही मालिक को, बोले झूठ बोल रहा है सामने वाला बंदा। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से, हालांकि ये वाली चीज सेम वैसी ही आपको दिखाई दे रही है जो कि कौन से वाली है, कंडीशन वाली है। पॉइंट ऐसा है कि सर अगर ये चीज के बारे में आपने झूठ बोला तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? गॉट द पॉइंट? तो क्या होगा, अगर मान लीजिए अभी फिलहाल 13 को लोन लिया आपने, मान लीजिए कि 30 अगस्त को आपने क्या किया, आपने ये पैसा ले लिया और कार जो है वो सामने वाले को बेच दी। 12 सितंबर को ये बंदा आपके घर पे आता है, आके आपसे कहता है कि भाई साहब पैसा दो। ए ने कहा मेरे पास तो नहीं है पैसा, तो बोले लाओ कार दो, बोले कार भी नहीं, कार भी बेच दी। बोले तो बी नाम का जो बंदा है वो किसके पास जाएगा, वो सीधा जाएगा सी के पास में और जाके क्या कहेगा कि जो कार आपने परचेज करी है ना, बेसिकली उसके ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट मेरे नाम का क्रिएट कर दिया गया था और मुझे या तो बोले आप 40,000 रुपए दिलवा दीजिए इंटरेस्ट के साथ में, और या तो फिर ये जो कार आपके पास में है ना ये आपको छोड़नी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? तो अभी ध्यान से सुनिएगा, अगर वो बंदा कार नहीं छोड़ता है तो इसका जो पैसा रहेगा 40,000 प्लस जो इंटरेस्ट रहा होगा वो, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को पे करना पड़ेगा। हालांकि ये नौबत आपके ऊपर क्यों आई, क्योंकि ए नाम के बंदे ने आपके साथ में धोखाधड़ी करी। तो क्या कर सकते हैं आप, इस मिस्टर ए के ऊपर केस कर सकते हैं और केस करके अपना पैसा जो है वो रिकवर करने की बात आप यहां पे कर सकते हैं। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। ध्यान से देखिएगा, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम द चार्ज और एनकम्बरेंस in a contract of sale there is also an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrances in favor of any third party। उससे क्या होना चाहिए, उससे बोले फ्री रहना चाहिए। एग्जाम्पल, ए नाम का बंदा है, ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹200 फ्रॉम बी। ए ने क्या किया, लोन लिया, कितने का, 200 रुपए का, किससे, सब बोले बी नाम के बंदे से। एंड हाइपोथिकेटेड, सर हाइपोथिकेटेड का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ लगा लीजिए प्लेज करना ही होता है। हाइपोथिकेटेड हिज साइकिल विद मिस्टर बी एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट करने के लिए। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब।
सब्सिक्वेंटली ए सोल्ड द सेम साइकिल टू सी। अरे बाप रे बाप, ए ने क्या कर दिया, सी को साइकिल को बेच दिया। एन इनोसेंट बायर who had no knowledge about B's charge on the cycle. In this case, if C's possession is disturbed by B, who is having the charge on the cycle, then C can claim the damages from A for any loss which he may suffer due to the charge. ये समझ में आया क्या भाई साहब? ये सेकंड वाला पॉइंट जिसका एग्जांपल मैं आपको दो यहां पे दे चुका हूं, एक जो मैंने खुद ने बनाया और एक जो आपको नोट्स में दिए हुए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है थर्ड वाला पॉइंट, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ द ट्रेड। सर, जो चीज आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ऐसे ही कोई रद्दी क्वालिटी वाली चीज अगर आपने मुझे प्रोवाइड कर दी तो क्या वो चलेगा क्या? आंसर इज नो सर, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्या कहता है? In every contract of sale, an implied warranty as to quality and fitness for the particular purpose may be annexed by the usage of the trade. मतलब सर आपको बोला जा सकता है कि देखिए सर, जो चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है इसको बोले 6 महीने तक कुछ नहीं होने वाला। अगर बोले 6 महीने तक कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में मैं आपको ये वाली चीज को क्या करके दे दूंगा, रिपेयर करके दे दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। Just a second. चलिए, ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, समझ में आ गई ये चीज। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका आता है, फोर्थ वाला पॉइंट, वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। सर, कई बार बोले ऐसा हो सकता है कि जो गुड्स आप यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो डेंजरस वाले गुड्स है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि शायद मुझे उस चीज के बारे में नहीं पता है। फिर से एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब। हाँ जी, ये समझ में आया? बोले ठीक है, वारंटी टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। बोले गुड्स का क्या है, डेंजरस नेचर भी है क्या? कई बार ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोले आपने कोई परफ्यूम परचेज किया, ठीक है, या फिर जिसको आप डिओड्रेंट का नाम देते हैं वो परचेज किया, ठीक है, आप देखेंगे ना तो उसके साइड में लिखा हुआ रहता है फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट। क्या ये बताना पड़ेगा क्या? यस सर, ये बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया और मान लीजिए कभी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि आग वगैरह लग जाए उसकी वजह से, भले ही थोड़ी बहुत लगी होगी, तो सामने वाला उसके लिए भी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ये समझ में आया? इसीलिए आपने कभी अगर नोट किया होगा कि जो आपकी कॉफी वाले मग होते हैं, जो प्लास्टिक वाले आते हैं ना, पेपर कप वगैरह है, उस पर लिखा हुआ रहता है क्या, दैट द कंटेंट मे बी हॉट। बोले जो कंटेंट आप वहां पे यूज कर रहे हो वो क्या हो सकता है, हॉट हो सकता है। मैं देखता हूं अगर मेरे पास में इमेज होगा तो, द कंटेंट मे बी हॉट। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कोई तो भी कनाडा का कप वगैरह है, क्या लिखा हुआ है,
If this was another country, we would have to tell you that this coffee may be hot. Good things this is in Canada वगैरह जो कुछ भी है. क्यों ऐसा? सब बोले कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसके लिए ना केस हो गया. थोड़ा सा अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कॉफ़ी वाले शॉप के ऊपर एक केस किया हुआ था जिसमें कि ये क्लेम किया गया कि भाई साहब आपने हमें ये बताया नहीं कि आपकी जो कॉफ़ी है वो बोले हॉट हो सकती है. अरे बोले दीदी अगर आपने कैपुचिनो ऑर्डर किया होगा, अगर आपने हॉट मोका ऑर्डर किया होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि ये हॉट है, राइट? तो बोले सर अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताओ कि जो भी आपके सिगरेट के पैकेट रहते हैं, सिगरेट के बीड़ी के जो पैकेट होते हैं उस पर क्यों लिखा हुआ रहता है कि स्मोकिंग कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर स्मोकिंग करने से आपको कैंसर वगैरह भी हो सकता है, ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है? बोले ये समझ में आए? तो ये ध्यान रखिएगा. कुल मिला के बोले 4 यहाँ पे क्या है आपकी इंप्लाइड वारंटीज हैं. जो आपका बायर रहेगा उसको कम से कम ये चीजों का एश्योरेंस जो है ये बोले कम से कम रहना चाहिए. इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर. चलिए लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में. और अगला जो पॉइंट आपका है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्प्टर. सर इसका मतलब क्या होता है केविट एम्प्टर का? सर केविट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर. क्या मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर? मतलब जो बंदा परचेज कर रहा है उसको बोले उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या परचेज कर रहा है, क्या उसका पर्पस जो है वो उस चीज को परचेज करने से सॉल्व होता है, क्या उस कॉमोडिटी की क्वालिटी जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्या वो फिट टू यूज है कि नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. ये चीज करने का उसका अधिकार भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है. मतलब ये काम को करना ये बोले उसका राइट भी है और राइट होने के साथ साथ में उसकी क्या है बोले लाइबिलिटी भी है. दोनों काम में बोले ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा ही पड़ेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? ध्यान से देखिएगा क्या कहता है वैसा. बोले इट इज बायर्स ड्यूटी टू एग्जामिन द गुड्स थॉरोली. थॉरोली का मतलब क्या है? अच्छे तरीके से या पूरी तरह से. ठीक है, पूरा चेक कर लो बोले आप. ये यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज योर ड्यूटी, बट मैं कहूंगा ये ड्यूटी भी है और अधिकार भी है. मैं अपनी ड्यूटी निभाना चाहता हूं लेकिन बेचने वाले ने क्या बोला कि नहीं 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 आप इसको चेक मत करो, यहां मत करो, घर जाके करना. ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा. ठीक है, ध्यान से. द बायर शुड इंश्योर एट द टाइम ऑफ परचेज दैट द गुड्स कंफर्म टू हिज रिक्वायरमेंट्स. ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आपको चेक कर लेना चाहिए. दूसरी बात, इफ गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर आपको ये बाद में पता चलता है कि गुड्स क्या है डिफेक्टिव है, द बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल. अगर आपने इसको चेक नहीं किया था तो. ये समझ में आया? ठीक है साहब. केवेट एम्प्टर का मतलब होता है बायर्स बिवेयर और बायर टेक केयर. अब ये ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको देता हूं. आई डोंट रिमेंबर कि कौन से साल का वो टाइम था, लेकिन जस्ट नई नई गर्मी जो है ना वो आई थी भाई साहब. एकदम से समर वाला सीजन जो है वो आ गया था और कड़ाके की गर्मी जो है वो गिर रही थी. ठीक है, अभी बीइंग अ टीचर ये मतलब कई साल हो चुके हैं कि मैं ये लगा लो ठंडा पानी जो होता है ना फ्रिज वगैरह का जो पानी होता है, कोल्ड ड्रिंक की बात करो, आइसक्रीम की बात करो, मैं नहीं खा सकता ये सब. अगर मैंने इसका कंजम्पशन किया तो अगले दिन जुकाम जो है वो हो जाएगा और गला जो है ना पकड़ जाएगा, मतलब बोल ही नहीं पाऊंगा, ऐसा काम हो जाएगा. ठीक है, तो घर पे घर वालों ने बोला एक काम करो मटका लेके आ जाना. ठीक है, मैं गया दुकान वाले के पास में, दुकान वाले को जाके मैंने कहा भाई साहब एक मटका दिखा दो जरा. उसने मटके दिखाए, बोले देख लो इनमें से कौन से वाला लेना है. मैंने एक मटके को हाथ में लिया, हाथ में लेके मैंने उसको चारों तरफ से चेक किया कि कहीं उसमें छेद वगैरह तो नहीं किया हुआ है. चेक किया, उसने कहा कंफर्म कर लो भाई साहब अच्छे तरीके से. ध्यान से सुनिएगा, सामने वाले ने कहा कंफर्म कर लो अच्छे तरीके से, तो मैंने उसको देखा चारों तरफ से चेक किया, मैं कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दरार नहीं है, कहीं पे कोई छेद किया हुआ नहीं. कितने रुपए? बोले 110 रुपए. मैंने कहा ये लो 110 रुपए. पैसा दे दिया मैंने उसको, दे के घड़ा लेके मैं घर चला गया. घर गया, उसको धोया, धो के उसमें पानी डाला और पानी डाल के उसको क्या कर दिया अपन ने रख दिया. मैं कहा सुबह उठेंगे और सुबह उठ के घड़े का वो जो मिट्टी की खुशबू आती है उसके साथ साथ में जो ठंडा ठंडा पानी रहेगा वो पिएंगे और गला जो है वो भी क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा. सुबह उठ के देखा तो वो मटके में एक बूंद भी पानी नहीं, पूरा का पूरा पानी क्या हो गया, निकल गया. मैंने कहा शायद मटका नया होगा, तो नए मटके में ऐसा होता ना कि पानी थोड़ा रिसता है तो नीचे लोग कटोरी लगाते. मैंने कहा और पानी डाल देते इसके अंदर. मैंने फिर से पानी डाला, जैसे ही पानी डाला पूरा पानी मतलब ऐसे जैसे एक नलका जो चल रहा होगा ना, टैप जो चालू होगा, वैसे पूरा का पूरा पानी निकल रहा. मैं कहा भाई साहब ये क्या हो गया. नीचे से देखा तो नीचे से पूरा खुला हुआ. मैं कहा ये होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो कहीं पे भिड़ा के नहीं लेके आया इसको. मैं गया किसके पास में, अपने उस कंज्यूमर के पास,
सॉरी मतलब बेचने वाले के पास। मैं गया उसके पास में, जाके मैंने पूछा कि भाई साहब ये क्या कांड करके रखे आपने, ये क्या घड़ा चिपका दिया मेरे को। सामने वाले ने कहा सर आपने चेक किया था ना। मैं कहा हाँ चेक किया था। तो बोले आप एक काम कर सकते थे, यहीं पे ही पानी डाल के आप चेक कर लेते इस चीज़ को, हैं कि घड़ा जो है वो कहीं लीक वगैरह तो नहीं है। आपने चारों तरफ से चेक किया, मैंने भी आपको चेक करने का पूरा मौका भी दिया और आप लेके चले गए। ऑल्दो बोले मैंने आपसे ये कहा भी था कि काम करते हैं आधा बाल्टी पानी जो है वो इसमें डाल लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पानी कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, बट आपने मना कर दिया। आपने कहा कि मेरे पास में टाइम नहीं है। ये समझ में आया। तो अब ऐसे केस में मुझे ये बताओ, क्या मैं जाके सेलर को ये कह सकता हूं कि तुमने मेरा नुकसान करवा दिया, मुझे 110 रुपए वापस करो? आंसर इज नो सर। क्या वो बंदा मुझे मेरा पैसा वापस देगा? सर नहीं सर, गलती आपकी है, आपने उस घड़े को अच्छे से चेक नहीं किया। आपको जाने के पहले अच्छे से उसमें पानी डाल के 5-10 मिनट वहां पे खड़े होना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या उसमें से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा, फिर आपको लेके जाना चाहिए था। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। लेकिन सर बोले इस पॉइंट के भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सर कैसे? बोले यार मैं तो एक आम आदमी हूं, मुझे कैसे पता होगा कि कोई पर्टिकुलर चीज, अब ये तो चलो घड़े की बात है, नॉर्मल सी चीज है, लेकिन कई बार अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में बात करूं तो मैं क्या उसके अंदर घुस के निकलूंगा थोड़ी, जिससे मेरे को ये समझ में आए कि भाई साहब इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह जो है वो होगा, कोई अंदरूनी वाला डिफेक्ट अगर होगा जिसको कि मैं अपने नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता ना कर पाऊं, तो क्या उसके लिए भी आप मुझे ही जिम्मेदार बताओगे? आंसर इज नो सर। उसके लिए जिम्मेदारी जो होगी वो सामने वाले बंदे की ही रहेगी, उसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं आने वाली। मतलब ये कि बायर ने ध्यान दिया या नहीं दिया, इस चीज का फर्क कुछ केसेस के अंदर नहीं पड़ेगा। एक्सेप्शन आपको दे दिया गया। क्या कहता है भाई साहब? द एज ओल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्प्टर इज सब्जेक्ट टू द एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। ठीक है साहब। नाउ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन लॉ फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द केवेट एम्प्टर, जो अपन ऊपर भी बात कर चुके हैं कि भैया सेलर की भी जिम्मेदारी है, वो भी ध्यान रखिएगा। जो अपन ने ऊपर बात की थी कि कंडीशंस को आपको मीट करना होगा, वारंटी को आपको क्या करना होगा? मीट करना होगा। सबसे पहला फिटनेस एज टू द क्वालिटी और यूज। मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, मैंने आपको बताया कि मेरा जो काम है वो मेनली वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का काम है या फिर विंडो से जुड़ा हुआ काम है। आपने कहा मैकबुक लेके जाओ, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती? आपकी गलती है। ये समझ में आया ध्यान से? वेयर द बायर expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। तो इसके बाद में सेलर की जिम्मेदारी क्या थी कि जो गुड्स जेन्युइन वाले थे वही वाले आप मुझे देते, जो मेरे पर्पस को क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो। अगर फिर भी आपने दूसरे गुड्स दिए, गलती किसकी है? गलती आपकी, मेरी गलती नहीं भाई साहब। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आपसे पैसा जो है वो क्लेम कर सकता हूं। फिर इसके बाद में दूसरा, सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और द जजमेंट। सर इस फील्ड के बारे में जो चीज मुझे लग रही है उसके बारे में अच्छा जो नॉलेज होगा वो आप ही को होगा, आपके अलावा किसी और को होने वाला नहीं है। राइट? अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा थोड़ा सा ना पेट वेट थोड़ा कम किया जाना चाहिए, जिम विम जो है वो तो बोले लॉकडाउन में बंद हो गई थी, कभी लॉकडाउन लगता है कभी हट जाता है, पता नहीं कितने साल तक ये कोरोना का मार जो है वो रहने वाला है। तो मैंने अपने एक जिम के ट्रेनर से कहा यार मेरे को थोड़ा सा जिम का सामान जो है वो आप अरेंज करवा दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ पे ही जिम वगैरह जो है घर पे ही थोड़ी बहुत कर लूंगा ताकि थोड़ा बहुत जो है बॉडी शेप में रहेगा। बोले ठीक है सर करवा देते हैं। अब ऐसा ध्यान से मैंने किसको फोन किया? ट्रेनर को फोन किया। उनको मैंने पूछा कि क्या आपको ये आइडिया है कि कहां से ये सामान वगैरह लेना चाहिए, क्या मैं स्पोर्ट्स की दुकान में जाके लूं या फिर कहीं और से भी ले सकते हैं, होलसेल वगैरह में ऐसा कुछ तो भी? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं करवा देता हूं। बोले चिंता मत कीजिए आप, जहां बोले आप अगर दुकान में जाते हो वहां पे बोले आपको 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा, वही वाली चीज बोले मैं आपको 9,000 रुपए में यहाँ पे करवा दूंगा। बोले मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा देखिए अगर 9,000 की जगह 10,000 रुपए लग रहे होंगे ना, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट व्हाट आई वांट इज कि मुझे चाहिए भाई साहब क्वालिटी। क्या चाहिए मुझे क्वालिटी वाली चीज चाहिए। बोले अरे बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी वाली, आपको बोले 125 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या दे देंगे, जो डंबल वगैरह है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इंसान की फितरत होती है कि इंसान क्या करेगा, हर जगह पे फोन लगा के पूछेगा कि क्या पक्का मुझे यहाँ पे जेन्युइन प्राइस मिल रहा है क्या। ये सामने वाले ने दो चार बढ़िया बढ़िया बातें कर दी, आपको बड़ा पसंद आ गया और आपने कहा हाँ हाँ ठीक है दे 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 दे। राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने दुकान में फोन लगाया। दुकान में फोन लगाया तो वो बोला भाई साहब 150 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको डंबल जो है वो मिलेंगे। मैंने कहा बढ़िया, फिर तो क्या बात है,
₹25 कम में ये बंदा क्या कर रहा है, डंबल जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो फिर, आप मुझे 5 के, 10 के, 15 के, 20 के, 25 के और 30 के, ठीक है, ये इतने डंबल जो है वो क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। बोले ठीक है। सामने वाले को पेमेंट कर दिया मैंने एडवांस में, पहचान का ही बंदा है, क्या फर्क पड़ता है, कर दो। मैं कहा एडवांस में पेमेंट, एडवांस में पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद ये ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइप के डंबल्स होते हैं भाई साहब, 2 टाइप के डंबल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ये देखिए आप, ये 2 टाइप के डंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है जो कि गोल राउंड वाले हैं, और एक जो ये वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, हेक्सागोन वाले हैं। अब ये जो हेक्सागोन वाले ना, इसको जब अपन हाथ में उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी सारी चीज आपने हाथ में लेके रखी हुई है, मतलब कंफर्टेबल उतना नहीं होता है। और जो राइट वाला है, उस साइड वाला जो है आपका, वो गोल वाला रहता है। अब जो गोल वाला रहेगा, अगर उसमें 30 kg का भी रहेगा ना, तो उसकी जो परत रहेगी मैक्सिमम इतनी मोटी हो जाएगी, जो राउंड वाला है वो। लेकिन जो हेक्सागोन वाला है वो कैसा रहेगा, वो इतना चौड़ा रहेगा। अब इतना चौड़ा इस साइड में, फिर एक इतनी लंबी रॉड है, और फिर उसके बाद में उस साइड में भी इतना ही चौड़ा अगर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20 kg वाला, एक तरफ ये 20 kg का है, एक तरफ ये 20 kg का है। दोनों के डिफरेंस देखो, यहां पे इतना सा है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पे ये इतना सा है, बस इतना सा डिफरेंस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में दिस इज मच बेटर। अब जो दुकान वाला था वो ये वाला दे रहा था, और जो वो वाला था वो ये वाला दे रहा था। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, ये कैसा मजाक है, राइट? मेरे को नहीं चाहिए ऐसे वाले डंबल। मैं क्या सोच रहा था कि जो डंबल ऐसे राउंड वाले रहेंगे, अगर ये हेक्सागोन है, 5 किलो में, 7.5 किलो में, 10 किलो में ये जम जाएगा। लेकिन 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो वाला तो और बड़ा, इससे मोटा, इतना मोटा इस साइड में, फिर उसके बाद में रॉड फिर इतना मोटा उस साइड में। एज इफ ये लगा लो कि सीमेंट के 2 आपने खुद ने ढांचे बनाए थे, और उसके बीच में आपने क्या कर दिया, लोहे की रोड लगा दिया। एक्सरसाइज हो ही नहीं पाएगी उससे। आई डोंट नो कि क्यों बनाते क्यों नहीं बनाते, राइट? तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि मुझे ये वाली चीज नहीं चाहिए थी, मुझे वो वाली चीज चाहिए थी। मैंने कहा भाई साहब ये ले जाओ वापस, ये ना चाहिए मेरे को। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे राउंड वाला चाहिए था, और मुझे आपके स्किल्स के ऊपर क्या था, पूरा भरोसा था। ट्रेनर हो यार आप, आपको इतना अच्छे से पता है, आपके जिम के अंदर मैं ट्रेनिंग करके गया हूं, मैं जिम आपके यहाँ पे कर। हाँ, ये बात अलग है कि मैक्सिमम पैसा डोनेशन के तौर पे दिया, साल भर का पैसा पे करके हर महीने की पहली तारीख को जाता था, उसके बाद में नहीं जाता था, वो अलग बात है, लेकिन किया तो है, राइट? तो उसके हिसाब से आपका जजमेंट यहां पे गलत है। जो चीज आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, और मैं इसको क्या नहीं करने वाला, परचेज नहीं करने वाला। ये समझ में आया? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में, द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन विच इट इज in the course of seller's business to supply, whether he is the manufacturer or not, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such a purpose। मतलब जो भी पर्पस के लिए मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूं, वो उसको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। भाई साहब मैंने आपको क्या किया था, पूरा डिस्क्राइब किया था, क्या चीज मुझे चाहिए उसके हिसाब से होना चाहिए। यानी कि जो इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी में आपने चीज डाली है ना, उसी चीज को आप यहां पे क्या डाल सकते हो, एक्सेप्शन फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्प्टर। ठीक है, where there is a sale of goods by description, there is implied condition that the goods are merchantable, that is fit for the particular purpose। ठीक है, तीसरे वाला पॉइंट, ट्रेड यूसेज, ये ध्यान से देखिएगा। an implied condition of the fitness may be annexed to the contract of the sale by usage of trade। example, so बोले A sold certain drugs by auction to B। in case of sale by auction, it was a trade usage to declare any C damages in the good। पहले ही बता दिया भाई साहब, ये जो गुड्स आपको दिए जा रहे हैं ये इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्योंकि ये सी डैमेज हो चुके हैं। अब आपका क्या सोचना था कि जो चीज मैं यहाँ ऑक्शन में परचेज कर रहा हूं वो मुझे अच्छी भी मिलेगी और सस्ती भी मिलने वाली है। ठीक है सर, इन दिस केस द गुड्स वर सोल्ड विदाउट सच डिक्लेरेशन, सब्सिक्वेंटली द गुड्स वर फाउंड टू बी सी डैमेज्ड, इट वाज हेल्ड दैट द सेल विदाउट सच डिक्लेरेशन मेंट दैट द गुड वर फ्री फ्रॉम एनी सी डैमेज।
अगर ये बोल के बेचा गया है तो बायर की गलती है, फिर आपको लेना नहीं चाहिए था। अगर ऑक्शन किया जा रहा है लेकिन बेचने वाले ने ये नहीं बताया कि ऑक्शन क्यों कर रहे हो, रिटेल सेल क्यों नहीं करे, इंडिविजुअल सेल क्यों नहीं करे, तो किसकी गलती है? सेलर की गलती है। ये समझ में आया? तो अगर आपने नहीं बताया कि वो सी डैमेज वाले गुड्स हैं, तो जो गुड्स का आपने ऑक्शन किया था उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर वो ऑलरेडी दे चुका है, आपको आपका पैसा जो है वो वापस देना पड़ेगा। ठीक है। एंड दस बी कुड रिजेक्ट फॉर द ड्रग्स एंड क्लेम द रिफंड ऑफ द प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेदर सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। बात ही खत्म हो गई। प्लेज आपने किसी और को करके रखा हुआ था, आप बेच मेरे को रहे हो। किसी और को ऑलरेडी आपने गुड्स को बेच दिया था, आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। गुड्स जो है सेकेंड हैंड वाले थे, आपने नया बता के रीपेंट करके नया गुड्स बता के आप मेरे को बेच रहे हो, वो भी नहीं चलेगा साहब। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट। अगेन रीपेंट वाला ही आ गया। पुरानी कार है, उसको आप नहीं दिखाना चाह रहे थे, मतलब कि उसका पुरानापन जो है वो छुपाना चाह रहे थे। ठीक है। अगर ऐसा बाद में पता चला कि आपने डिफेक्ट को छुपाया है और उसके बाद में आपने चीज को बेचा है, तो वो भी क्या हो सकता है? रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय सैंपल अगर हुआ था और अगर सैंपल को मैच नहीं कर रहा होगा आपका प्रोडक्ट, तो भी आपको क्या करना होगा? तो भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि बायर की क्या है यहाँ पे गलती। ध्यान से देखिएगा। Where the seller makes a false representation and buyer relies on that representation, the doctrine of caveat emptor will not apply. ठीक है। In such a case, the buyer will be entitled to the goods according to that representation only. And where the seller actively conceal a defect, where the seller actively conceals a defect in the goods so that the same could not be discovered on a reasonable examination, the doctrine of caveat emptor will not apply. Such a contract will be what? It is voidable. सामने वाला बंदा चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो उसको मना कर दे। एग्जाम्पल याद कीजिए, फोन की बैटरी। ठीक है। वो फोन की बैटरी जो है जल्दी ड्रेन हो जाती है, इस चीज के बारे में मैं नहीं चाहता था कि आपको पता चले। ठीक है। मैंने आपको फोन बेच दिया, बेचने के बाद में 2 दिन के बाद में आपको वो चीज के बारे में पता चल गया, तो आप क्या कहोगे कि भाई साहब फोन वापस लेके जाओ, मेरे को मेरा पैसा क्या चाहिए? वापस चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल बाय सैंपल। When the goods are purchased by sample, the bulk must correspond with the sample. ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है। ध्यान से, जो इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटीज हैं, दे आर द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे अब जो आपका बायर है उसकी जिम्मेदारी है कि आपको ये कंफर्म करना चाहिए था। कर तो लिया था भाई साहब, लेकिन ये सारी चीजों का मैं कैसे कंफर्मेशन करूंगा? अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए, तो यहां पे ये टॉपिक जो है वो आपका होता है कंप्लीट। फिलहाल के लिए रुकते हैं यहीं पे, फिर उसके बाद में अगले चैप्टर में हम बात करेंगे किसके बारे में? अगले टॉपिक के बारे में, अगले वीडियो में, सॉरी, अगले टॉपिक के बारे में नाम क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। राइट, डन।